चैप्टर 8। रात हो चुकी है और मुझे थोड़ी देर हो गई है। शराब की एक बोतल पकड़े हुए, जिसे मैं वास्तव में खरीद नहीं सकती, मैं अपने सामने मंदिर के द्वार को बड़ी बड़ी आंखों से देखती हूँ। मैं वास्तव में यहाँ हूँ। खुद को चुटकी काटते हुए मैं द्वार से गुजरती हूँ और बाईं ओर उस पुराने फैले हुए घर की ओर मुड़ती हूँ, जिसे मंदिर के नाम तेनमांगू से जाना जाता है। उत्साहित बातचीत की धीमी गूंज हवा में तैर रही है, जो सैकड़ों मेंढकों की धीमी टर टर के साथ मिल रही है। मैं इकट्ठे हुए मेहमानों के बारे में सोचती हूँ और लगभग जाने के लिए मुड़ जाती हूँ। 19 साल की उम्र में मैं जापान के विद्वानों, भाषाविदों, कला डीलरों और अन्य लोगों से भरे कमरे की संभावना से डर जाती हूँ, जिनके पास मुझसे कहीं ज्यादा ज्ञान है और मैं किसी को नहीं जानती। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मुझे यहाँ क्या लाया। कैसे लॉस्ट जापान इस घर के मालिक द्वारा लिखी गई एक अद्भुत किताब ने मुझे अपनी हाई स्कूल की परीक्षाओं में प्रोत्साहित किया, रहस्य और रोमांच का वादा किया अगर मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकूं। कैसे हर बार जब मैं एक और निबंध लिखने के लिए संघर्ष करती थी, तो मैं किताब उठाती थी, कुछ पन्ने पढ़ती थी और एक और घंटे के लिए प्रेरित होती थी। क्योटो पहुंचने पर मैंने लेखक एलेक्स केर, जो लंबे समय से जापान के निवासी हैं और अब देश के सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक पर्यवेक्षकों में से एक है, को धन्यवाद देने के लिए एक नोट भेजा। मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे उनके सहायक से एक पत्र वापस मिला, जिसमें मुझे उनके घर पर इस पार्टी में आमंत्रित किया गया था, जो उन मनमोहक स्थानों में से एक था जिनके बारे में मैंने लॉस्ट जापान में पढ़ा था। घर और कंपनी निराश नहीं करते। मैं शाम का अधिकांश समय पूर्वी एशियाई इतिहास, राजनीति, प्राचीन वस्तुओं और अन्य सभी चीजों के बारे में आकर्षक बातचीत को देखते हुए बिताती हूँ, जिनके बारे में मुझे बात करने के लिए अयोग्य महसूस होता है। लेकिन बस यहाँ होना, इस सदियों पुराने घर में, इन सब के बीच पर्याप्त है। एक बिंदु पर हमें पुराने डोमा या रसोई क्षेत्र में आमंत्रित किया जाता है, जिसका उपयोग अब एक लेखन स्टूडियो के लिए किया जाता है। छत तक खुला, किसी तरह इस जगह में सब कुछ बड़ा लगता है। शहतूत के कागज की एक विशाल शीट लंबी मेज पर फैली हुई है और हाथ में एक बड़ा ब्रश लिए एलेक्स केर कुछ सबसे सुंदर सुलेख कर रहे हैं जो मैंने कभी देखा है। समय धीमा हो जाता है, आवाजें नरम हो जाती है। लोग अपनी जगह पर जमे हुए लगते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान है। मोमबत्ती की रोशनी कमरे में परछाई डाल रही है। मैं सोचती हूँ, ये पल खास है। इसे अपने खजाने की जेब में सुरक्षित रखने के लिए रख लो। कुछ दशकों बाद उस दिन के कई विवरण धुंधले हैं, लेकिन वह पल जिसे मैंने एक अनमोल खजाने के रूप में रखने का फैसला किया, उतना ही स्पष्ट है जितना कि कल था। वास्तविक प्रकार का पूर्ण मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ। पूर्ण वास्तव में मेरे पसंदीदा शब्दों में से एक है। मैं इसका हर समय उपयोग करती हूँ, लेकिन केवल क्षणों के संदर्भ में। मेरा मानना है कि यही एकमात्र अवसर है जब पूर्णता वास्तविक होती है। समय का सबसे छोटा टुकड़ा क्षणिक स्थिरता में झिलमिलाता हुआ मंडरा सकता है और फिर वह चला जाता है। एक अपूर्ण दुनिया में एक पूर्ण क्षण। तेनमांगू में एलेक्स केर के स्टूडियो में वह क्षण पूर्ण था। वह क्षण जब मैं अपने अस्पताल के बिस्तर पर बैठी समुद्र को देख रही थी, अपने कीमती नवजात शिशु को अपनी छाती से लगाए हुए थी जब सूरज उग रहा था, ये जानते हुए कि यह दूसरा बच्चा मेरा आखिरी होगा, पूर्ण था। आज सुबह का वह क्षण जब मैंने अपनी लेखन डेस्क पर मुझे देख रही एक गौरैया के साथ एक अनकहा शब्द का आदान प्रदान किया, पूर्ण था। लगातार बदलते रहने वाली दुनिया में ऐसे क्षण ऐसे महसूस हो सकते हैं जैसे समय ही हमें आंख मार रहा हो। एक पल के लिए हम खुद को अनुभव में पूरी तरह से डूबा हुआ पाते हैं, अतीत या भविष्य के बारे में परेशान नहीं होते, जबकि साथ ही यह भी जानते हैं कि वह क्षण खुद नहीं रहेगा। साहित्य में इसे कभी कभी एक हाइकू क्षण कहा जाता है, एक ऐसा वर्णन जो अनुभव के ऐसे स्वादिष्ट टुकड़े को देखने की काव्यात्मक सुंदरता को दर्शाता है। इस तरह के खजाने दैनिक जीवन के सबसे छोटे विवरणों में पाए जाते हैं, अगर हम धीमे हो सके, उपस्थित रह सके और ध्यान देने के लिए पर्याप्त समय दे सके।
पक्षी के उड़ने से ठीक पहले उस एक धड़कन में वाबी साबी मौजूद था, क्योंकि मैंने एक प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव किया जो उसके आसन्न गायब होने के लिए और भी उत्कृष्ट थी। सुंदरता का आह्वान 70 के दशक की एक महिला ने मुझसे कहा, जब मैं अकेले किसी जगह पर होता हूं लेकिन उन लोगों की आरामदायक उपस्थिति महसूस कर सकता हूं जो कुछ देर पहले तक वहां थे, तो मुझे वाबी साबी महसूस होता है। वाबी साबी उत्कृष्ट क्षणों का एक कोमल मापक है। ये किसी प्रियजन के लौटने की प्रत्याशा है, हवाई अड्डे के आगमन द्वार खुलने से ठीक पहले, धुएं के रंग की हवा में भेजी गई एक कैंपफायर कहानी, एक चुंबन की याद, जब आप अभी भी चुंबन कर रहे हो। जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये वे क्षण होते हैं जिन्हें हम याद करते हैं। जब हम बहुत तेजी से भागते हैं, आंखें भविष्य पर टिकी होती हैं, या अपने स्मार्टफोन को घूरते हैं, या किसी और के रास्ते से विचलित होते हैं, तो हम रुकने और अपने सौंदर्य के क्षणों को इकट्ठा करने और वाबी साबी को महसूस करने का अवसर खो देते हैं। हम जानते हैं कि जब हम जीवन में मौजूद होते हैं तो जीवन कितना आनंदमय हो सकता है, फिर भी हम अपने दिन भाग दौड़ में विचलित, तनावग्रस्त, बंद एक ऐसे जीवन की राह पर बिताते हैं जो हमारा नहीं लगता। जब हम वास्तव में अपनी आंखें और दिल खोलते हैं तो अराजकता और शोर के माध्यम से सुंदरता हमें पुकारती है। यह हमें हमारे जीवन के उस संस्करण की एक क्षण भंगुर झलक दिखाती है जहां हमारी आत्मा गा रही है, क्योंकि हमने अपनी प्रतिभाओं का उपयोग किया, अपने विचारों पर ध्यान दिया, अपने प्यार का पोषण किया और वास्तव में जीवन के लिए उपस्थित हुए। कभी कभी हम इसे महसूस करते हैं लेकिन इससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह वैसा नहीं दिखता जैसा हमने उम्मीद की थी। यह वह चमकदार, पॉलिश किया हुआ जीवन नहीं है जिसे हमें चाहने के लिए सिखाया गया है। सही घर, नौकरी, कार, साथी, परिवार या जो भी हो। लेकिन जब हम उपस्थित होते हैं और वास्तव में सुंदरता की पुकार सुनते हैं तो हम उस जीवन की खोज करते हैं जो हमारे लिए था, हमारा पूरी तरह से अपूर्ण जीवन। सुंदरता चुपचाप पुकारती है। हमें इसके संकेत के प्रति संवेदनशील होना होगा और फिर अपनी भूमिका निभानी होगी। रचनात्मक आग्रह, ग्रामीण जीवन की ओर खिंचाव, गहरी दोस्ती की लालसा, जो कुछ भी आपको एक विशेष प्रकार की सुंदरता की ओर बुला रहा है, उस पुकार पर ध्यान दें, क्योंकि यह जीवन की सुंदरता है। लंबे समय तक जियो, अच्छे से जियो। यूएनडीपी के अनुसार जापान में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है, एक जिसमें 2017 में 60,824 शताब्दी वर्ष के लोग जीवित थे। जापान के भीतर नागानो में मत्सुकावा के ग्रामीण गांव में कहीं भी सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है। जब स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई तो मत्सुकावा के मेयर अकीतो हिराबायाशी ने एक साक्षात्कार में कहा। यह खबर सुनकर मैं दंग रह गया। ऐसा नहीं है कि हमने इसे हासिल करने के लिए कुछ खास किया है। हम एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण से धन्य हैं। कई लोग रोज खेतों में काम करते हैं और हम वह भोजन खाते हैं जिसे हमने खुद उगाया है। समुदाय की एक मजबूत भावना भी है और मुझे यकीन है कि इन सभी चीजों ने योगदान दिया है। 4, मेरे एक दोस्त ने, जो टीवी के लिए इसे कवर करने के लिए मत्सुकावा गए थे, कहा, मैंने कई स्थानीय लोगों को बाहर टहलते हुए, पार्कों में एक साथ व्यायाम करते हुए और तैरते हुए देखा। उनके पास बहुत सारे खाना पकाने के पार्ट भी हैं और शहर में सकारात्मकता की एक सामान्य भावना थी। स्थानीय सरकार ने आगे जांच की और उच्च जीवन प्रत्याशा के 3 मुख्य कारण पाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक उच्च मानक, स्वास्थ्य जागरूकता का एक उच्च स्तर और स्वास्थ्य निर्माण गतिविधियों में भागीदारी और काम के लिए उच्च प्रेरणा और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी के साथ एक सार्थक जीवन। 5, ये सिर्फ लंबे समय तक जीने के बारे में नहीं है, ये अच्छे से जीने के बारे में भी है। और वाबी साबी कल्याण का एक बैरोमीटर है। आयुमी नागाटा, एक युवा दुकान सहायक, ने मुझे बताया, जब हम इतने व्यस्त होते हैं कि हमें वाबी साबी का एहसास नहीं होता, तो हम जानते हैं कि हम पटरी से उतर गए हैं। ये धीमा होने, सांस लेने और सुंदरता खोजने के लिए समय निकालने की याद दिलाता है। जब हम वाबी साबी को महसूस नहीं कर सकते तो हम विचलित होते हैं
या दबाव में होते हैं या हम अपना ख्याल नहीं रख रहे होते। जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम क्या याद रखना चाहते हैं, हम कैसा महसूस करना चाहते हैं, हम क्या योगदान देना चाहते हैं, हमारे जीवन को क्या सार्थक बनाएगा, हम रास्ते में सुंदरता के कितने क्षणों का अनुभव करना चाहते हैं। और यह ना भूलें कि हर भावना में सुंदरता होती है। जितना अधिक हम खुद को महसूस करने देते हैं उतना ही हम जीवंतता और विस्मय की उस मनमोहक भावना के करीब आते हैं, यहाँ तक कि चुनौतीपूर्ण अनुभवों के बीच भी। याद रखें, वाबी साबी की सबसे मौलिक शिक्षाओं में से एक ये है कि हम नश्वर हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम जिनसे प्यार करते हैं और हमारे आसपास की हर चीज। हम हमेशा जीवित नहीं रहेंगे। हो सकता है कि हम लंबे समय तक भी जीवित ना रहें। जीवन अनमोल और क्षणभंगुर है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम प्रत्येक चरण में इसका अधिकतम लाभ उठाएं, वहीं से शुरू करें जहां हम अभी हैं। एक बुजुर्ग से सबक मुझे बुजुर्गों से बात करना, अतीत की कहानियां सुनना और आज की दुनिया पर उनका दृष्टिकोण जानना पसंद है। इसलिए नागोया में अपने घर पर दिवंगत जिनसान की 24 वर्षीय बेटी मिनियो कानी के साथ एक दोपहर बिताना वास्तव में खुशी की बात थी। जिनसान और उनकी जुड़वां बहन किनसान दुनिया की सबसे पुरानी समान जुड़वां के रूप में जानी जाती थी, जो क्रमशः 108 और 107 वर्ष तक जीवित रही। वे अक्सर टेलीविजन पर दिखाई देती थीं और जापान में राष्ट्रीय हस्तियां बन गई। मैं जानना चाहता था कि कानी-सान ने अपनी माँ और चाची से एक अच्छा लंबा जीवन जीने के बारे में क्या सीखा था। मैं किसी ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण सुनने में भी दिलचस्पी रखता था जो सांख्यिकीय रूप से खुद भी एक अच्छी उम्र तक जीवित रहने की बहुत संभावना रखता है। अपने तातामी मैट वाले लाउंज में एक सपाट गद्दे पर घुटने टेककर कानी-सान एक सौम्य शांति बिखेरती है। आपको लगता है कि उन्होंने सब कुछ देखा है। जब उनका जन्म इसी घर में हुआ था तो जहां तक नजर जाती थी चावल के खेतों के अलावा कुछ भी नहीं था। अब यह नागोया के हलचल भरे शहर में एक आवासीय पड़ोस है। हरी चाय और ब्लूबेरी मिठाइयों पर हम पालन पोषण और राजनीति, समाज और दोस्ती के बारे में बात करते हैं। हम बहुत हंसते हैं। उनकी शरारती हंसी संक्रामक है। एक समय पर कानी-सान उदासी से दूर देखती है और कहती है, आप जानते हैं, बूढ़ा होना ठीक है, लेकिन यह दुखद है जब आपके मुश्किल से कोई दोस्त बचे हों। हम वार्षिक हिना मात्सुरी गर्ल्स डे समारोह से ठीक पहले मिल रहे हैं, जब लोग पारंपरिक रूप से सम्राट और महारानी, परिचारकों और संगीतकारों के रूप में सजी हुई सजावटी गुड़ियों का एक सेट प्रदर्शित करते हैं, जो हेयान काल 794 से 1150 की पारंपरिक पोशाक में होते हैं। कानी-सान के लाउंज में प्रदर्शित गुड़ियों में किनसान और जिनसान के रूप में सजी हुई दो गुड़ियाएं हैं, जिनके नाम का अर्थ क्रमशः सोना और चांदी था, जो कई साल पहले एक प्रशंसक का उपहार था। ऐसे अवसर मौसमों के समान समय के बीतने को चिह्नित करते हैं। यह प्रियजनों के साथ इकट्ठा होने और जीवन का जश्न मनाने की याद दिलाता है। परंपरा का सम्मान करने के अलावा कानी-सान साधारण दैनिक अनुष्ठानों को भी बहुत महत्व देती है और उन्हें सक्रिय रखने के लिए एक दिनचर्या रखती है। वह अपना भोजन खरोंच से बनाती है, हमेशा प्राकृतिक सामग्री से, अक्सर अपने उगाए हुए भोजन का उपयोग करती है। ऊर्जा से भरपूर कानी-सान नियमित रूप से अपने परिवार की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए थोड़ी दूर साइकिल चलाती है और प्रतिदिन अपने बगीचे की देखभाल करती है। एक व्यावहारिक बात यह है कि वह अपने भोजन के लिए छोटी प्लेटों का उपयोग करती है और पेट भरने से पहले खाना बंद कर देती है। जापान में इसे हारा हाचिबू कहा जाता है। जब आपका पेट 80% भर जाए तो अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दे। कानी-सान मुझे बताती है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। जब आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी होते हैं और उसे उन लोगों के साथ साझा करते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, तो आपको जो कुछ भी चाहिए वह मिल जाता है। एक साधारण जीवन के उपहारों के प्रति उनकी गहरी सराहना वाबी साबी का साकार रूप है। वह आगे कहती हैं, जो आपके पास नहीं है उसके बारे में चिंता करने में ऊर्जा बर्बाद ना करें, यही दुख का मार्ग है। इसके बजाय
अपने जीवन में पहले से मौजूद अच्छाई पर ध्यान दें और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करें। उसमें संतुष्टि में आनंद है। शायद कहानी की सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है, एक खुश रहे। उन चीजों के बारे में ज्यादा चिंता न करें जो वास्तव में मायने नहीं रखती। अपनी लंबी उम्र पर विचार करना। अध्याय 7 में हमने 100 साल तक जीने के आपके करियर पर संभावित प्रभाव पर विचार किया था। लेकिन अगर आपकी उम्मीद से बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? आइए विभिन्न परिदृश्यों पर एक दूसरा नजर डालें। अगर आपको पता होता कि आप 10 साल और जीने वाले हैं तो आपके वर्तमान काम, दीर्घकालिक वित्त और प्राथमिकताओं पर क्या फर्क पड़ता? केवल 1 साल और। आपकी अंत जीवन की स्थिति में आप अभी कैसे जी रहे हैं, इसके बारे में क्या सोचेंगे? आपकी अंत जीवन की स्थिति में आप अपने वर्तमान स्वरूप को क्या सलाह देंगे? एक ऐसी चीज के लिए विभिन्न संभावनाओं की कल्पना करना जिसे हम नहीं जान सकते। हम कितने समय तक जीवित रहेंगे, ये पता लगाने के लिए एक ज्ञानवर्धक उपकरण हो सकता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और तदनुसार प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना। ये हमें ये सोचने में मदद कर सकता है कि हमारे जीवन में वास्तव में क्या जरूरी है और ये बता सकता है कि हमने जिन चीजों को जरूरी समझा था उनमें से कितनी वास्तव में नहीं है। ये हमें अभी का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है और रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर होकर गहरी सांस लेने और सब कुछ सोखने के लिए प्रेरित कर सकता है। हवाई अड्डे से सबक मैं हवाई अड्डे पर हूं, टोक्यो के लिए उड़ान का इंतजार कर रहा हूं। प्रत्येक हाथ में महंगी फेस क्रीम का एक बर्तन पकड़े हुए हूं। मैं दोनों के बीच फैसला करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक खरीदता हूं तो मुझे कुछ और मुफ्त मिलेगा। और फिर मुझे एहसास होता है ये हो रहा है। मैंने खुद को चमकदार चीज से चकाचौंध होने के कार्य में पकड़ा है और नरम त्वचा और कम झुर्रियों के वादे से आकर्षित हुआ हूं, जबकि मैं जापान के लिए उड़ान का इंतजार कर रहा हूं ताकि अपूर्णता में सुंदरता की अवधारणा पर शोध कर सकूं। जैसे ही विडंबना समझ में आती है, मैं जोर से हंसता हूं, बर्तनों को वापस शेल्फ पर रखता हूं और 40 पाउंड बचाता हूं। एंटी एजिंग क्रीम पर पैसे खर्च करने की मेरी इच्छा मेरे अपने शरीर की प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के प्रति मेरे प्रतिरोध का संकेत है और मैं अकेला नहीं हूं। एंटी एजिंग सौंदर्य उद्योग की वैश्विक बिक्री प्रति वर्ष लगभग अरब है। अच्छा, ये मलेरिया से निपटने और इलाज पर वैश्विक खर्च का 100 गुना है। हम अपनी युवावस्था को बनाए रखने की कोशिश में इतने जुनूनी हैं कि हम अपनी साबी सुंदरता को खोजना भूल गए हैं। उम्र बढ़ने की सुंदरता, ये एक ठंडी दिसंबर की सुबह है और मैं अपने पुराने दोस्त डंकन फ्लेट के साथ नाश्ता करने के लिए जल्दी उठता हूं, जो लगभग 20 सालों से क्योटो में रह रहे हैं। डंकन एक बहुत ही जानकार टूर गाइड है जो पुराने शहर की नब्ज पर अपनी उंगली रखते हैं। उन्होंने हमें पॉपअप किचन में मिलने की सलाह दी है, जिसे हमें पता नहीं था। जल्द ही जापान में सबसे अच्छा नाश्ता का सम्मान दिया जाएगा। 8 किशिन नाम लिखा हुआ का अर्थ है आनंदमय हृदय, और आप बता सकते हैं कि हमारे नाश्ते का हर हिस्सा उन शेफ द्वारा तैयार किया गया है जो वास्तव में अपने काम से प्यार करते हैं। भोजन के दौरान प्रतिभाशाली युवा तोशिनाओ इवाकी द्वारा कुशलता से आयोजित हमें 3 बार चावल परोसा जाता है। पहली बार सावधानी से एक हस्तनिर्मित सिरेमिक कटोरे में रखा गया, इसे पकने के तुरंत बाद परोसा जाता है और यह चमकदार, भाप से भरा और चिपचिपा होता है। कुछ ही समय बाद एक बार जब इसे थोड़ा आराम करने दिया जाता है तो हमें एक और परोसने की पेशकश की जाती है और फिर हमारे नाश्ते के अंत में हमारे कटोरे ओकोगे पैन के किनारों से सम्मानित जले हुए टुकड़े से फिर से भर दिए जाते हैं। चावल पकने के हर चरण में स्वादिष्ट होता है। हर बार कुछ खास होता है। पहली बार की ताजगी, दूसरी बार की परिचितता और तीसरी बार की बनावट। मेरा पसंदीदा वास्तव में ओकोगे है, चावल का अंतिम चरण। लेकिन शेफ ओकोगे तक तभी पहुंच सकता है जब वह चावल को पहले पकने के शुरुआती चरणों से गुजारे। ये समय के साथ बेहतर होता जाता है। हमारी प्रवृत्ति उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कुछ ऐसा देखने की है जिससे बचा जाना चाहिए, यहां तक कि डरना भी चाहिए।
लेकिन वाबी साबी के बारे में सब कुछ हमें बताता है कि इसे गले लगाना चाहिए, कि हम समय के साथ खिलते और पकते हैं, कि हमारा चरित्र विकसित होता है और हमारी बुद्धि उम्र के साथ गहरी होती जाती है, कि हमारे पास हर अनुभव के साथ दुनिया को देने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर आप सोचते हैं कि आप वास्तव में किसकी प्रशंसा करते हैं, ये संभावना है कि आप अपनी सूची में अपने से बड़े किसी व्यक्ति को शामिल करेंगे। फिर भी हमें अपने आप में उम्र बढ़ने का मूल्य देखना मुश्किल लगता है। हम अपनी युवावस्था से चिपके रहने की कोशिश में कीमती समय और पैसा खर्च करते हैं, जबकि उम्र की सुंदरता और ज्ञान को अनदेखा करते हैं। क्योटो के शुनकोइन मंदिर के उप मुख्य पुजारी रेव ताकाफुमी कावाकामी ने मुझे बताया, वाबी साबी हमें जीवन के प्रत्येक चरण को अपनाने की याद दिलाता है, ताकि हम शालीनता से उम्र बढ़ा सकें। यदि आप वाबी साबी अवधारणा को देखते हैं तो आप एक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया देखते हैं। यह बौद्ध अवधारणा मुझो अनित्यता से जुड़ा है। मैं हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक पैनल में था, जहां हर कोई खुद को लंबे समय तक युवा कैसे रखा जाए, इस पर चर्चा कर रहा था। जैसे कि हम भूल गए हैं कि उम्र बढ़ना जीवन के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। हम बूढ़े होने से डरते हैं, हम मरने से डरते हैं। हम अपनी युवावस्था और अपने अस्तित्व को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वाबी साबी हमें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का आनंद लेना सिखाता है और इसे सबसे स्वाभाविक चीजों के रूप में इसमें आराम करना सिखाता है। बूढ़ा होना ठीक है, हमें बूढ़ा होना चाहिए। ये जानना ठीक है कि हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ये हमें उस समय को संजोने में मदद करता है जो हमारे पास है और हमारे जीवन में गुण या अर्थ खोजने में मदद करता है। वाबी साबी हमें शांति और संतोष का मार्ग चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये स्वीकार करके कि हम अपने जीवन के प्राकृतिक चक्र में कहाँ हैं। इस पुस्तक में मैंने जो उपकरण साझा किए हैं, उनका उपयोग करके हम तनाव और नाटक से दूर हो सकते हैं और प्रवाह की पोषण ऊर्जा के लिए रास्ता बनाने के लिए हलचल की आक्रामक ऊर्जा को छोड़ सकते हैं। जीवन के चरणों के बीच संक्रमण मुश्किल हो सकता है, खासकर यदि हम यह स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे शरीर, मन और भावनाओं के साथ क्या हो रहा है। अक्सर हमारे बड़े संक्रमण के समय में चीजें कठिन, अधिक भ्रमित करने वाली, यहां तक कि डरावनी भी लगती है, लेकिन यह उन समय में भी होता है जब हम देख सकते हैं जबरदस्त वृद्धि और फलना फूलना। कभी कभी हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि कुछ बड़ा नहीं हो जाता है जो हमें एक जीवन चरण से दूसरे में धकेल देता है, लेकिन हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम संक्रमण के लिए खुले हैं, बजाय इसके कि जो कुछ भी हुआ है उसे बहुत कसकर पकड़े रहें, तो हम महान अंतर्दृष्टि और अगले चरण में प्रवाह का अनुभव कर सकते हैं, चाहे हम तैयार महसूस करें या नहीं। इस तरह वाबी साबी हमें सचेत रूप से जीने की याद दिला सकता है, प्रत्येक चरण को वैसे ही लेते हुए जैसे वह आता है, अपनी बुद्धि में बढ़ते हुए और रास्ते में अपना ख्याल रखते हुए। जापानी शब्द फुशिमे जापाडान का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है बांस के अंकुर पर गांठ। ये स्वीकार करने के लिए कि हम चरणों में बढ़ते हैं और हमारे जीवन में संक्रमण के महत्वपूर्ण क्षणों का वर्णन करने के लिए। संक्रमण के इन समयों को अक्सर समारोहों और उन लोगों को धन्यवाद के शब्दों के साथ मनाया जाता है जिन्होंने उस विशेष जीवन चरण के माध्यम से एक व्यक्ति का समर्थन किया है। मुझे लगता है कि यह पहचानने का एक प्यारा तरीका है कि एक जीवन चरण से दूसरे में संक्रमण करना ही कुछ ऐसा है जिसे एक साथ मनाना चाहिए। जब हम अपनी गति से जीने का विकल्प चुनते हैं तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हमें बस इतना ही करना है, सब कुछ अलग लगता है। जीवन का प्रत्येक चरण विकास का समय है। हम हमेशा सीख रहे हैं और बदल रहे हैं, चाहे हम उसमें सक्रिय रूप से भाग लें या नहीं। किसी भी समय, चाहे चीजें बह रही हों या कठिन हो, हम खुद से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यहाँ क्या सीख सकता हूँ? मैं अभी कैसे बढ़ रहा हूँ? मैं अंदर या बाहर क्या बदलाव देख या महसूस कर सकता हूँ? मुझे अपने अगले जीवन चरण में जाने के लिए क्या छोड़ना होगा? मैं अभी अपना बेहतर ख्याल कैसे रख सकता हूँ? यह हमारा ध्यान
हमारे जीवन के अनुभव पर वापस लाता है जैसे वे हो रहे हैं, और हमें अगले चरण में खुद को सहज बनाने में मदद करता है। और जब हम किसी भी उम्र में जीवन को पूरी तरह से गले लगाते हैं, तो हमारी आंतरिक सुंदरता चमकती है। छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजना बिना किसी अपवाद के। इस पुस्तक पर शोध करते समय मैंने जिन सभी बुजुर्गों से बात की, उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में सुंदरता खोजने के महत्व के बारे में बात की। हम इसे बस धीमा करके और सराहना करने वाली चीजों की तलाश करके कर सकते हैं। पानी देना, फूल, केक बनाना, सूर्यास्त देखना, तारे गिनना, कविता पढ़ना, टहलना, कुछ बनाना। यहाँ तक कि घर के काम भी एक ध्यान हो सकते हैं, यदि हम उन्हें ऐसा बनाना चाहें। हम वर्तमान में आने के लिए अनुष्ठान बना सकते हैं। लिखने के लिए बैठने से पहले मैं चाय के लिए केतली उबालती हूँ और अपने पसंदीदा मग पर हैमलेट के उद्धरण पर विचार करती हूँ। अपने आप के प्रति सच्चे रहो, ये मेरा लेखन का अनुष्ठान है। ये मुझे याद दिलाता है कि मैं किसी ऐसी चीज में समय लगा रही हूँ जिसकी मुझे परवाह है, और यह चाय का स्वाद बेहतर बनाता है। छोटे पल मायने रखते हैं। हम अप्रत्याशित के प्रति भी खुले रह सकते हैं। जापान में मेरी यात्राओं की यादें अजनबियों की दयालुता से भरी है। जिस दिन मैं ओकायामा के खेतों में साइकिल चला रही थी और एक बूढ़ी महिला ने मुझे ताज़ा कटा हुआ तरबूज देने के लिए रोका, इतना बड़ा कि वह मेरी टोकरी में मुश्किल से समा पाता। सरकारी अधिकारी जिसने मेरे वन स्नान सत्र की व्यवस्था की और मुझे जंगल तक पहुंचाने के लिए अपनी शनिवार की सुबह छोड़ दी। अनगिनत बार जब मैं खो गई हूं और लोगों ने मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचाया है, इनमें से प्रत्येक ने खुशी लाई है, और हर बार मैंने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जो एक और तरह की खुशी लाता है जब आप किसी और की मदद कर सकते हैं। पूरी तरह से अपूर्ण योजना ये स्वीकार करना कि सब कुछ अपूर्ण, अस्थायी और अधूरा है, सावधानी को हवा में फेंकने और किसी भी प्रकार की योजना से बचने का बहाना नहीं है। मेरे लिए इसका विपरीत सच है। स्मार्ट शेड्यूलिंग हमें यह प्राथमिकता देने में मदद कर सकती है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। हमारे जीवन में सुंदरता का अनुभव करने के लिए अधिक जगह बना सकती है, और यह सुनिश्चित कर सकती है कि हम अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। अधिक उत्तम क्षणों के लिए योजना कैसे बनाएं? एक अच्छी तरह से जिया गया जीवन सपने देखने और करने के बीच एक निरंतर नृत्य है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तम योजना के बारे में जुनूनी ना हो। आप नहीं जान सकते कि आगे क्या है, इसलिए अत्यधिक योजना बनाने से अनावश्यक तनाव हो सकता है जब चीजें बदलती हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बारे में है, ताकि आप अपने दिन दूसरों की सनक पर न खो दें। भागे ब्रेन डंप आपको आवश्यकता होगी। स्टिकी नोट्स, कई बड़ी कागज की शीट और एक पेन। पहली प्रत्येक नोटबुक, डायरी, सूची, नोट अनुस्मारक को इकट्ठा करें, जो वर्तमान में आपको चीजें करने की याद दिलाने के तरीके के रूप में सक्रिय है। 2 कागज की कई बड़ी शीटों पर अपने जीवन के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के लिए एक शीर्षक लिखें। परिवार, कार्य, शौक, स्वास्थ्य, मित्र, वित्त, घर आदि। 3, अपनी प्रत्येक कार्य सूची, अनुस्मारक, डायरी, नोटबुक को बारी बारी से देखें और एक स्टिकी नोट पर एक आइटम लिखें जिसे आपको करना है, फिर उसे सबसे प्रासंगिक क्षेत्र के नीचे चिपका दें। अपनी प्रत्येक कार्य सूची, अनुस्मारक पर प्रत्येक आइटम के लिए इसे दोहराएं। किसी भी और हर कार्य को लिखें जिसमें आपसे समय और ध्यान की आवश्यकता होती है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। चौथे, जब आप समाप्त कर लें तो उन क्षेत्रों के बारे में कुछ नोट्स बनाएं जिनमें सबसे अधिक करने योग्य आइटम है। यह आपको क्या बताता है? क्या कोई आश्चर्य है? भाग बी, संभावनाएं। अब अपने जीवन की कल्पना करें 5 साल बाद एक ऐसे बिंदु पर जहां आप संतुष्ट और प्रेरित महसूस करते हैं। हम अपने किसी भी सपने की समय सीमा नहीं जान सकते, लेकिन यह अभ्यास आपको उनकी दिशा में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद कर सकता है। निम्नलिखित संकेतों का उपयोग करके नोट्स बनाएं। आपकी उम्र कितनी है? आप कहां रह रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप हर दिन किस चीज का इंतजार करते हैं? जब चीजें वास्तव में अच्छी चल रही होती हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप किस चीज के लिए आभारी हैं? भाग सी, बदलाव उस सपने को संभव बनाने के लिए
परिवर्तन अपरिहार्य है। ये पहचानने में आपकी मदद करने के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों का उपयोग करें कि किस प्रकार के परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। अगले साल इस समय तक क्या अलग होने की आवश्यकता है ताकि वह सपना कई साल बाद भी एक दूर की संभावना बन सके। आप एक साल बाद खुद का वर्णन कैसे करना चाहेंगे? आप एक साल बाद अपने घर का वर्णन कैसे करना चाहेंगे? आप एक साल बाद अपने कार्य जीवन का वर्णन कैसे करना चाहेंगे? आप एक साल बाद अपने वित्त का वर्णन कैसे करना चाहेंगे? आप एक साल बाद क्या बनाना चाहेंगे? भाग डी, प्राथमिकता। मेरे अनुभव में अपनी अनुसूची को आत्मा से सरल बनाने के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं वह कार्यों के बजाय परियोजनाओं के संदर्भ में सोचना है। एक परियोजना वह है जिसका एक परिभाषित प्रारंभ और अंत होता है। एक उदाहरण करियर चेंज प्रोजेक्ट हो सकता है, मेरी किताब परियोजना या विवाह परियोजना लिखे। यह आपका ध्यान किसी ऐसी चीज पर केंद्रित करने का एक तरीका है जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती है। अधिकतम 5 परियोजनाएं चुनें जिन्हें आप अगले 12 महीनों में साकार करना चाहते हैं। आपको उन सभी को एक ही समय में शुरू करने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें 12 महीनों में फैलाया जा सकता है। भाग ई, पुनर्संरेखण। अब 5 ताजे कागज लें और इस बार अपनी प्रत्येक परियोजना को शीर्षक के रूप में लिखें। अपनी चिपचिपी पर्चियों पर वापस जाइए और उन्हें अपनी परियोजना शीट पर फिर से आवंटित करें। आपको यह देखकर झटका लग सकता है कि आपने कितनी चिपचिपी पर्चियां में बिना आवंटित किए छोड़ दी है। यह दर्शाता है कि आप उन चीजों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं जिनका आपके इच्छित जीवन से कोई लेना देना नहीं है। भाग ऐप, योजना बनाने का एक नया तरीका। उन सभी कार्यों को पूरा करने, सौंपने या भूल जाने की योजना बनाएं जो आपकी मुख्य परियोजनाओं के अनुरूप नहीं है। चल रहे घरेलू कामों और ऐसी अन्य जिम्मेदारियों के लिए उन्हें एक साथ बंडल करना और फिर उन सभी को एक साथ निपटाना मददगार हो सकता है। उदाहरण के लिए मेरे घर में हम महीने में 2 बार अपने सभी घरेलू वित्त का निपटान करते हैं। फिर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम को संशोधित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप अपना महत्वपूर्ण समय उन परियोजनाओं पर खर्च कर रहे हैं जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती है। अपने सपनों को किनारे पर फिट करने की कोशिश करने के बजाय अपनी परियोजनाओं को पहले डायरी में दर्ज करें और बाकी सब कुछ उनके इर्द गिर्द योजना बनाएं। 9, आपके वित्त में आत्मिक सरलता। हर बार जब हम पैसे के बारे में चिंता करते हैं, किसी ऐसी चीज के बारे में नाराजगी महसूस करने में ऊर्जा खर्च करते हैं जिसे हम वहन नहीं कर सकते, या किसी ऐसी चीज पर पछतावा करते हैं जिसे हमने खरीदा था, जिसकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं थी, तो हम खुद को यहां और अभी से दूर खींच लेते हैं। चिंतित या विचलित होना हमारी वाबी साबी महसूस करने और सुंदरता का अनुभव करने की क्षमता को बाधित करता है। यह एक अप्रत्याशित संबंध लग सकता है, लेकिन कुछ हद तक वित्तीय योजना और धन प्रबंधन हमारे जीवन में कितने उपस्थित हो सकते हैं और परिणाम स्वरूप हम उनका अधिकतम लाभ कैसे उठाते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। जापान में मेरा पहला साल एक होमस्टे परिवार के साथ रहने में बीता। मेरी होमस्टे माँ ओकासान, जैसा कि मैं उन्हें बुलाती थी, ने मुझे घरेलू वित्त के प्रबंधन के बारे में सब कुछ सिखाया। उनके पास सुपरमार्केट के लिए कीमतों की तुलना करने की एक अंशकालिक नौकरी थी। मूल्य तुलना तकनीक और ऑनलाइन किराने की खरीदारी के दिनों से पहले उन्होंने इस समझदारी को अपने घरेलू प्रबंधन में भी अपनाया और उनके पास बेदाग काकेबो घरेलू खातों के लिए पत्रिकाएं थीं जो संख्याओं के स्तंभों से भरी हुई थी। उन्हें अपने घर में आने वाले और जाने वाले हर येन के बारे में पता था। जापान में काकेबो लगभग 1 सदी से लोकप्रिय है। आजकल शीर्ष काकेबो ऐप जाइम, जिसे ताकाको कंसाई नामक एक महिला ने काम पर आने जाने के दौरान बनाया था, के 7 मिलियन से अधिक उपयोग करता है। मैं अक्सर ओकासान को रसोई की मेज पर पाती थी, एक हाथ से कुत्ते को चिकुआ, प्रसंस्कृत मछली की छड़ें खिलाती थी और दूसरे हाथ से अखबार पलटती थी, पैसे बंद कूपन की तलाश में। उन्होंने एक बार में एक टोकरी से ज्यादा खरीदारी कभी नहीं की, हमेशा सौदे पाने के लिए दिन के अंत तक इंतजार करती थी।
उस समय मैं बहुत तंग बजट पर रह रहा था, घर से दुनिया की दूसरी तरफ एक छात्र के रूप में। मेरे कमरे और बोर्ड का खर्च कवर था, लेकिन बाकी सब मुझ पर निर्भर था। हर महीने की शुरुआत में मैं बारिश के दिनों के लिए बस टिकटों का एक बैच खरीदता था, जब मैं साइकिल से स्कूल नहीं जा पाता था। अपने अन्वेषण कोष के लिए थोड़ा अलग रखता था और फिर 100 येन के सिक्कों के ढेर के लिए बैंक जाता था। मैं इन्हें 4 के ढेर में ढेर करता था और उन्हें एक साथ टेप करता था, प्रत्येक दोपहर के भोजन के लिए एक ढेर। एक स्थानीय किस्सा टेन कॉफी शॉप में एक कॉफी आपको लगभग 250 येन में मिलती थी, इसलिए 400 येन दोपहर के भोजन के लिए बहुत ज्यादा बजट नहीं था। ये चावल के एक कटोरे और कुछ सूप या हमारी कक्षा के सामने की दुकान से किशमिश बंस के एक बैग तक फैल जाता था। कभी कभी मैं एक नई कलम या कुछ प्यारे स्टिकर के लिए अपना दोपहर का भोजन त्याग देता था। जापानी स्टेशनरी मेरी एक गुप्त खुशी थी जो आज भी बनी हुई है। सोच समझकर खर्च करना, सोच समझकर बचत करना, सोच समझकर जीना। मैंने अपनी जापानी औकासन से वित्तीय मामलों में स्पष्टता, प्राथमिकता और अभ्यास के महत्व के बारे में सीखा। अपनी आय और व्यय का काकेबो रखने से मुझे यह समझने में मदद मिली कि मेरे पास क्या उपलब्ध था। मैंने अपनी बचत का भी हिसाब रखा ताकि मुझे हमेशा पता रहे कि मैं कहाँ हूं। मैंने उन चीजों को प्राथमिकता दी जो मेरे लिए मायने रखती थी। स्कूल जाना, रोमांच और दोपहर का भोजन, स्टेशनरी, ज्यादातर इसी क्रम में। और फिर मैंने इसे एक आदत बना लिया। साप्ताहिक जांच करती रही। ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें मैंने तब से अपने साथ रखा है और मैं आज भी अपने काकेबो का अपना संस्करण रखती हूँ। वित्तीय अव्यवस्था को दूर करना, अपनी वित्तीय अव्यवस्था को आध्यात्मिक रूप से सरल तरीके से दूर करने के लिए अपने आप से ये प्रश्न पूछें। स्पष्टता, अंदर क्या आ रहा है, बाहर क्या जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, आपकी शुद्ध संपत्ति क्या है। व्यापक अर्थों में ये आपके स्वामित्व वाली हर महत्वपूर्ण चीज का बिक्री योग्य मूल्य है, जिसमें बचत और निवेश शामिल है, जो आपके ऊपर बकाया हर चीज को घटाकर है। यदि आप एक दीर्घकालिक संबंध में हैं, तो आपकी साझा स्थिति क्या है? क्या ऐसी कोई जगह है जहां आप एक मायावी परिपूर्ण जीवन की दृष्टि के आधार पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसे अब आपको पीछा करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती? आपने जो खोजा है उसके बारे में आपको कैसा महसूस होता है? आप जो भी खोजें, याद रखें, आप वहीं हैं जहां आप हैं। अध्याय 2, पृष्ठ 26 देखें। से अपने आत्म स्वीकृति उपकरणों का उपयोग करें ताकि पैसे खर्च करने के तरीके के आधार पर उत्पन्न होने वाली किसी भी पछतावे या चिंता की भावनाओं का जवाब दिया जा सके। जो मायने रखता है वह यह है कि आप आगे क्या करते हैं। प्राथमिकता, आप वास्तव में क्या महत्व देते हैं? आप अपने पैसे का उपयोग करने के तरीके में सक्रिय रूप से क्या प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या यह आपके मूल्य के अनुरूप है? यदि नहीं, तो आपको क्या बदलने की आवश्यकता है? आप उन चीजों पर पैसा कहां खर्च कर रहे हैं जिनकी आपको वास्तव में परवाह नहीं है? आपको इस खर्च को पूरी तरह से बंद करने से क्या रोक रहा है? आप अपनी वर्तमान और भविष्य की भलाई और खुशी में निवेश करने के लिए अपने पैसे का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं? अभ्यास, इसे साकार करने के लिए आपको क्या बदलने की आवश्यकता है? आप इसे अपनी दैनिक, साप्ताहिक या मासिक दिनचर्या का हिस्सा कैसे बना सकते हैं ताकि सोच समझकर खर्च करना और बचत करना एक आदत बन जाए? जब आपको अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में सच्ची स्पष्टता होती है और आप अपने और अपने परिवार के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, उसके आधार पर वित्तीय निर्णय और योजनाएं बनाते हैं, तो आप तनाव के 3 प्रमुख स्रोतों को कम या समाप्त कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में भविष्य का पछतावा जो आप खरीदते हैं लेकिन जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। उन चीजों के बारे में भविष्य का आक्रोश जो आप खरीद नहीं सकते क्योंकि आपने ऐसी चीजें खरीदी जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। इस बात की चिंता कि आप भविष्य में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। यह आपके लिए अपने स्वयं के पूरी तरह से अपूर्ण जीवन को गढ़ने के लिए जगह बनाता है और आपको वहीं खुशी खोजने के लिए स्वतंत्र करता है जहां आप हैं। काबी साबी, क्षणों को संजोने के लिए प्रेरित ज्ञान।
जीवन के प्रत्येक चरण को गले लगाने से आप गरिमा के साथ बूढ़े हो सकते हैं। आप हमेशा यहां नहीं रहेंगे, न ही आपके प्रियजन। एक दूसरे का और प्रत्येक दिन का अधिकतम लाभ उठाएं। एकमात्र सच्ची पूर्णता सुंदरता के क्षण भंगुर क्षणों में पाई जाती है। प्रत्येक को संजोए, इसे आजमाएं। सभी चीजों पर ध्यान देना एक सहस्राब्दी पहले अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पिलो बुक में जापानी कवयित्री सेई शोनगॉन ने अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देने और अनमोल क्षणों को संजोने के तरीके के रूप में ऐसी चीजें जो उदाहरण के लिए ऐसी चीजें जो नहीं टिकती कि कई कलात्मक सूचियां लिखी। इससे प्रेरित होकर निम्नलिखित संकेतों का उपयोग करके या अपने स्वयं के बनाकर अपनी सूचियां या कविताएं बनाए। ऐसी चीजें जो मुझे तभी दिखाई देती हैं जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं। ऐसी चीजें जिन्हें मैं अपने खजाने की जेब में रखना चाहता हूं। ऐसी चीजें जो मेरे दिल को बड़ा करती है। आफ्टरवर्ड, ये सब एक साथ आजमाना अब मार्च की शुरुआत है और मैं क्योटो में फिलोसोफर पाथ पर एक कैफे के बाहर बैठा हूं। मेरे एक हाथ में गर्म कॉफी है और मेरे घुटनों के चारों ओर एक कंबल लिपटा हुआ है। कहीं एक विंड चाइम बज रही है और कुछ बची हुई हरी पत्तियां जलमार्ग के किनारे पेड़ों की शाखाओं पर कांप रही है। कुछ हफ्तों में चेरी ब्लॉसम खिल जाएगा और ये रास्ता पर्यटकों से भर जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये मेरे लिए ही है। मैं अभी अभी हिराइवा सांड के साथ हुई बातचीत पर विचार कर रहा हूं, जो एक युवा महिला है और जो किशोआरटेक नागानो की एक अभिनव वास्तुकला कंपनी के स्वामित्व वाली ठीक बगल में स्थित सुरुचिपूर्ण गिनीशो होमवेयर की दुकान में काम करती है। मैंने उससे पूछा कि उसे क्यों लगता है कि ग्राहकों को उसकी दुकान में वाबी साबी का एहसास हो सकता है, जहां दीवारें धब्बेदार हैं, छोटे छोटे सामान सभी स्थानीय लकड़ी से हाथ से तराशे गए हैं और रंग उत्कृष्ट रूप से गहरे और विचारशील है। उसके जवाब का इनमें से किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था। उसने कहा, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां हम बदलते मौसमों का अंतरंग रूप से अनुभव करते हैं और अंदर और बाहर के बीच एक धुंधली सीमा है। दुकान ठीक जल मार्ग के किनारे पर स्थित है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ प्रकृति का हिस्सा है। मैं शायद क्योटो के इस हिस्से में 50 से अधिक बार गया हूं। पहली बार एक किशोर के रूप में, श्रीमती तनाका के घर के पास साप्ताहिक इकेबाना कक्षाओं के लिए और हाल ही में श्रीके के साथ गर्मियों की शाम की साइकिल यात्राओं पर जुगनू खोजने के लिए। एक बार एक गरीब छात्र के रूप में मैंने महीने के बाकी हिस्सों के लिए अपने अल्प बजट को कैसे बढ़ाया जाए, ये जानने की कोशिश करते हुए एक अकेली सर्दियों की सैर की। दूसरी बार शरद ऋतु में चाय और केक था और अब मैं फिर से यहां हूं मौसम के मोड़ पर। ये सोच रहा हूं कि हमने कितनी दूर यात्रा की है और वाबी साबी के बारे में सच्चाई की तलाश में हमने जो कुछ भी सीखा है, जो सुंदरता की खोज के रूप में शुरू हुआ, वह उससे कहीं अधिक बन गया। ये दुनिया का अनुभव करने का एक बिल्कुल नया तरीका बन गया, तार्किक मन से नहीं बल्कि महसूस करने वाले दिल से और हमारी सभी इंद्रियों के साथ। वाबी साबी ने हमें दिखाया है कि उत्कृष्ट क्षण भंगुर सुंदरता के क्षण हमें जीवन के मूल्य की याद दिला सकते हैं। एक के हाथ में रखा एक छोटा कटोरा पूरे ब्रह्मांड को समाहित करता है। एक राखू किचिजेमोन 15वीं पीढ़ी के जापानी कुमार मेरे लिए वाबी साबी की सबसे बड़ी शिक्षा परिप्रेक्ष्य में बदलाव रही है। वाबी साबी के लेंस से दुनिया को देखने से यह एक अधिक सुंदर, कोमल और क्षमाशील जगह में बदल गई है, जो संभावना और आनंद से भरी है। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने कहा था, वाबी साबी थोड़ा प्यार जैसा है। मैंने रास्ते में जो खोजा है वह यह है कि वास्तव में वाबी साबी बहुत कुछ प्यार जैसा है। यह प्यार भरी प्रशंसा के समान है, सुंदरता के लिए, प्रकृति के लिए, अपने लिए, एक दूसरे के लिए और स्वयं जीवन के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने भी देखा होगा कि वाबी साबी हमारी तेज तर्रार उपभोग संचालित दुनिया के लिए एक ताज़ा मार्ग कैसे हो सकता है और इसने आपको धीमा करने, प्रकृति से फिर से जुड़ने और अपने प्रति अधिक कोमल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ सरल बनाने और वास्तव में
क्या मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने, जहां आप हैं वहीं खुशी खोजने के लिए प्रेरित किया गया है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, मेरे पास आपके लिए एक अंतिम स्मृति चिन्ह है। अपने हाथ बाहर निकालें और अपने उपहार की कल्पना करें। यह एक ओमामोरी, एक ताबीज है जो आपको आगे की यात्रा में सुरक्षित रखेगा। सामने की तरफ खुशी के लिए सच्ची अक्षर कढ़ाई किया गया है। दो पीछे एक कोमल अनुस्मारक लिखा है। आप पूरी तरह से अपूर्ण हैं जैसे आप हैं। और बस यहीं पर हमारी इस किताब का आखिरी अध्याय पूरा होता है। उम्मीद है इस सफर में आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अब विदा लेने का समय आ गया है। किसी और रोमांचक ऑडियो बुक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। दिल से धन्यवाद।